हाँ जी स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम बात करने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस वाले चैप्टर की। नाम से क्लियर है, बायोटेक्नोलॉजी मतलब बायोलॉजी में जब आप टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए ह्यूमन यूज के लिए प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन करेंगे, आप उसे बोलेंगे बायोटेक्नोलॉजी। अगर देखिए एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम चलते हैं तो आप बताएंगे कि अगर हम बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो हम बायोटेक्नोलॉजी को दो तरीके से देखते हैं। एक तो आप बताइए बायोटेक्नोलॉजी का ट्रेडिशनल जो फॉर्म है उसे दिखते हैं। नेचुरल तरीके से कोई ऑर्गेनिज्म अगर किसी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है या कोई चीज वो बना रहा है और वो ह्यूमन के यूज आ रही है और हम उसे यूज करवा रहे हैं, तो उसे तो हम एक तरह से ट्रेडिशनल मेथड में ले लेंगे। ट्रेडिशनल मेथड में ले लेंगे, सिंपल सी बात है। भाई आप सोचो, आपने ईस्ट को यूज किया, ईस्ट से आपने ब्रेड बनाया, है ना, बेकर फंजाई कहते हैं। आप अगर बात करते हैं बच्चे मिल्क की, तो आप उससे कर्ड बना लेते हैं, ये भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम कर रहा है। ये तो ट्रेडिशनल मेथड है कि भाई जो ऑर्गेनिजम्स हैं, लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होता है वो दूध से दही बना देता है, ईस्ट जो है वो ब्रेड बनाने में काम, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको कि हम यूज कर रहे हैं किसमें, हाँ, ह्यूमन यूज के लिए प्रोडक्ट्स का सिंथेसिस करने में। लेकिन अब एक तरीका दूसरा है जो कि अब हम पढ़ने जा रहे हैं मॉडर्न के हिसाब से, कि आज अगर हम बात करें तो आज बताइए कि उन ऑर्गेनिजम्स का जो डीएनए है उसमें चेंज करके, डीएनए में चेंज करके या मॉडिफिकेशन करके हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं फॉर ह्यूमन यूज। इसका मतलब ये हो गया कि भाई बेसिकली जब हम बात कर रहे हैं मॉडर्न वाले तरीके की, जो कि आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जो चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं, उसमें बेसिकली हमें ध्यान किस पे देना है, डीएनए पर, कि भाई डीएनए ही तो काम करवाता है। आप सोचो, अगर किसी ऑर्गेनिज्म में ईस्ट में ब्रेड बनवाने की या फर्मेंटेशन की एबिलिटी है तो उसके मॉलिक्यूलर लेवल पर होगी ना, वो डीएनए से आरएनए बनकर, एंजाइम बनकर, प्रोटीन बनकर मेटाबॉलिज्म चलता होगा वैसा वाला। ऐसा ही यहाँ बैक्टीरिया के साथ है। तो इनकी एबिलिटीज को हम यूज करें, इनकी एबिलिटीज को हम यूज करें, इनके डीएनए जो पर्टिकुलर किसी काम में आ रहे हैं हमारे लिए, उस डीएनए को निकालकर उससे प्रोडक्ट को बनवाएं, उसे हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला काम तो हमारा यही है। बायोटेक्नोलॉजी की जब बात आती है कि बायोटेक्नोलॉजी की एक्चुअल डेफिनेशन क्या होगी, तो एनसीईआरटी यहां हमें लिख के देती है अकॉर्डिंग टू ईएफबी, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी। साफ साफ लिखते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ द नेचुरल साइंस, ऑर्गेनिज्म, सेल्स और पार्ट्स। ध्यान दीजिएगा, पहला शब्द है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब हो गया मिक्सिंग करना। सही है बात या नहीं? किस लिए, मतलब करना कर, मिक्सिंग किसकी करनी है, नेचुरल साइंस की। नेचुरल साइंस मतलब ये जो हमारे पास ट्रेडिशनल माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे उसको हम नेचुरल साइंस में पढ़े, उसी ऑर्गेनिज्म को या उसके सेल को या पर्टिकुलर किसी पार्ट को, पर्टिकुलर किसी पार्ट को। तो इंटीग्रेशन ऑफ द नेचुरल साइंस, नेचुरल ऑर्गेनिज्म, नेचुरल सेल्स एंड मॉलिक्यूलर एनालॉग फॉर द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। देयरफॉर मॉलिक्यूलर एनालॉग्स, मैं इसका मतलब भी आपको समझा दूंगा, एंड सर्विसेज। अब इसको समझो। आप ऐसे बताइए कि भाई जैसे मान लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस की मैं बात कर रहा हूं। नेचुरल साइंस में मैं एग्जांपल लेता हूं ह्यूमन इंसुलिन का। आप बताइए, ह्यूमन इंसुलिन ह्यूमन बना रहा है, लेकिन जिन ह्यूमंस में इंसुलिन की कमी आ जाती है वो डायबिटिक हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। अब हम क्या करें कि भाई जो ह्यूमन का इंसुलिन बनाने वाला जीन है उसे किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर करें। देखो,
ये नेचुरल साइंस हो गई कि भाई ह्यूमन का इंसुलिन वाला जीन था, उसे हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर किया और वहां से फिर हमने इंसुलिन बनवाया। अब आप देखो, क्या इंसुलिन का प्रोडक्शन कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म करता है? हम कहते हैं नहीं, नहीं करता, लेकिन फिर भी हमने करवा लिया। कैसे करवा लिया? कि जो ह्यूमन इंसुलिन वाला जीन था उसका इंटीग्रेशन हमने इसमें करवा दिया। तो इंटीग्रेशन ऑफ द नेचुरल साइंस या ऑर्गेनिज्म या सेल या पार्ट, मॉलिक्यूलर एनालॉग, ये जो इंसुलिन हम इससे प्रोडक्ट बना रहे हैं ये मॉलिक्यूलर एनालॉग है। बोलो, काम सेम है। जो काम इंसुलिन ह्यूमन में करता है वही इंसुलिन ये भी करेगा, क्योंकि जीन तो वही है। लेकिन क्या ये इंसुलिन ह्यूमन में बनाया गया? नहीं बनाया गया। इसका मतलब बन तो ये इंसुलिन अलग जगह पे रहा है लेकिन काम सेम कर रहा है। इसको हम बोलेंगे मॉलिक्यूलर एनालॉग। या फिर आप बताइए, मॉलिक्यूलर एनालॉग का जो काम होता है कि जैसे वो मतलब डायबिटीज को क्या करता है बच्चे, कम करता है ना? तो वही आपको समझना होगा कि ये सर्विसेज हो गई। तो आपको समझना है कि इंटीग्रेशन ऑफ द नेचुरल साइंस, की जो नेचुरल साइंस है, एक एग्जांपल लेके बताया मैंने ह्यूमन जीन का, कि ह्यूमन जीन में इंसुलिन का प्रोडक्शन करने की एबिलिटी होती है। तो वो इंसुलिन वाले जीन को हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर करके लार्ज स्केल पर हम क्या कर लें, एग्जैक्टली इंसुलिन को बना ले। तो ये जो प्रोडक्ट हम बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा बनाएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ द डीएनए से बनाएंगे, इसी को हम क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूलर एनालॉग। क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूलर एनालॉग। अगर हम बात करें बच्चे, यहां एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग डेफिनेशन खत्म करती है, एनसीईआरटी शुरू करती है प्रिंसिपल्स ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी। जब हम प्रिंसिपल्स की बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी के, तो प्रिंसिपल्स में दो बातें अपने को देखनी है। अगर मैं यहां कहूं कि प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, है ना, इसमें पहला आप बताइए, जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब होता है कि भाई जो डीएनए था किसी ऑर्गेनिज्म से आप निकालेंगे, कट करेंगे, है ना, कि भाई आपके पास कोई डिजायर जीन है, इसे ट्रांसफर करेंगे होस्ट सेल में। लेकिन ट्रांसफर सीधा डायरेक्ट तो कर नहीं दोगे, तो डिजायर जीन को पहले कट करना पड़ेगा। कट करने के बाद आपको किसी वेक्टर के साथ जोड़ना पड़ेगा और उसके बाद फिर इस वेक्टर डीएनए को आपको किसी होस्ट सेल के अंदर क्या करवाना पड़ेगा? ट्रांसफर करवाना पड़ेगा। मतलब हम ऐसा बोल देते हैं कि भाई डिजायरेबल जीन को ट्रांसफर करवाना किसमें? होस्ट सेल के अंदर। लेकिन आप समझिए कि डिजायर जीन जो है उसे कट करके एक वेक्टर डीएनए में जोड़ेंगे। अब आप समझिए कि आपके पास कोई डिजायर जीन तो था, ये आपने इसे यहां से किया कट और किसी वेक्टर डीएनए के अंदर इसको आपने कर दिया है ट्रांसफर, ये, और ये वेक्टर डीएनए आपने ट्रांसफर कर दिया किसी होस्ट सेल के अंदर। तो आप बताएंगे कि ये जो पर्टिकुलर डीएनए आपके पास होगा इसे आप आरडीएनए कहेंगे, मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहेंगे। क्या कहेंगे? रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहेंगे। अब यहां ध्यान दीजिएगा कि भाई ये जो पूरा प्रोसेस है, अब पढ़ने में तो 1 मिनट लगा हमें, लेकिन ये 1 मिनट का नहीं है। आप बताइए, आधे से ज्यादा चैप्टर हमारा इसी पर बेस्ड है, आरडीएनए टेक्निक कहते हैं इसे हम। तो सबसे पहला काम है कि जो जेनेटिक इंजीनियरिंग आपको करनी है, जिसमें डिजायर जीन को आप कट करेंगे, कट करके वेक्टर डीएनए में जोड़ेंगे, जोड़ के फिर वो जो डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए होगा उसे ट्रांसफर करेंगे किसमें? हाँ, होस्ट सेल के अंदर। जब ये काम आप कर लेंगे तो उसके बाद आपको क्या करना है? बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग करनी है। अब बात आती है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग का मतलब क्या है। बताइए कि जिस होस्ट सेल के अंदर हमारा डिजायर जीन प्रेजेंट है, मतलब आरडीएनए प्रेजेंट है, उसे हम लार्ज स्केल पर ग्रोथ करवाएं और उसके प्रोडक्ट्स को ऑब्टेन करें, इसी को हम बोलते हैं बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। मतलब एक तरीके से आप बताइए कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में तो सारा काम डीएनए वाला हो गया। जब डीएनए के ट्रांसफर की और ये सारी बातें कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद जो डिजायर जीन था आपका, उसका आपको प्रोडक्ट लेना है। जैसे मैंने ह्यूमन इंसुलिन का एग्जांपल लिया,
उस इंसुलिन के डीएनए को आपने कट करके वेक्टर डीएनए में हेल्प से आरडीएनए बनाकर किसी होस्ट में ट्रांसफर किया, तो अब ये होस्ट जो है उससे हमें इंसुलिन लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस भी तो करवाना है। तो लार्ज स्केल पर जो आपको इंसुलिन यहां से प्रोड्यूस करवाना है, उस इंसुलिन के प्रोडक्शन के लिए आपको करना होगा बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। मींस ये जो एक सेल है इससे हजारों लाखों सेल बन जाए और वो इंसुलिन प्रोड्यूस करें और उसको हम अलग कर लें और उसे मार्केट में लेकर आए। ये बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग होती है। तो बेसिकली ये दो प्रिंसिपल्स हैं बच्चे आपके पास, किसके लिए? तो हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी के लिए। अब बात आती है कि भाई इस डेवलपमेंट की आपको जरूरत क्यों पड़ी और आप इतना आगे तक क्यों सोच रहे हैं। लेकिन उसके लिए पहले आपको समझना होगा कि बायोटेक्नोलॉजी का पहले जो पुराना मेथड था, ट्रेडिशनल मेथड था, वो क्या था। मैं उस पर भी बात करूंगा। एनसीईआरटी आपसे कहती है कि नाउ हम बात करते हैं कि भाई प्रिंसिपल्स की रिक्वायरमेंट हमें क्यों पड़ी। मैं उस पर भी बात करता हूं। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम सीक्वेंस में ही चलेंगे। एनसीईआरटी का यहां पर साफ साफ आपको कहना है कि भाई आजकल तो चलो हम आरडीएनए टेक्निक से चल रहे हैं, लेकिन जब ये आरडीएनए टेक्निक नहीं आई थी, पहली बार आरडीएनए टेक्निक 1972 में आई। स्टेनले कोहन और हर्बर्ट बोयर नाम के साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस करवाया था साल्मोनेला टाइफोमुरियम के लिए। उसकी भी बात मैं करूंगा, लेकिन मैं उससे पहले की बात कर रहा हूं कि जब तक लोग बायोटेक्नोलॉजी के बारे में नहीं जानते थे तो उससे पहले क्या करते थे डीएनए के बारे में जानकारी रखने के लिए। तो आप मेंडल को याद कर सकते हैं। यहां पर मेंडल ने, आप बताइए, प्योर लाइन वाले प्लांट्स में क्रॉस करवाया था और क्रॉस करवा के हाइब्रिड लिए थे। तो बताइए कि पहले पुराने टाइम में क्या होता था। बोलो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बेस बनाकर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बेस बनाकर हाइब्रिडाइजेशन किया जाता था। बात आई कि कैसे। आप सोचो, आपके पास एक ऑर्गेनिज्म है ए, है ना, और एक ऑर्गेनिज्म है बी। आप बताइए इसमें कोई आपको मिलता है बच्चे इसका डिजायर कैरेक्टर। जीन तो मैं बोलूंगा नहीं क्योंकि आप जीन के बारे में इतनी जानकारी नहीं रखते हैं, अभी पुराना मेथड है। इसमें कोई डिजायरेबल कैरेक्टर है कि यार इस प्लांट की ना हाइट बहुत अच्छी होती है, हाइट बहुत अच्छी होती है, लेकिन फूल अच्छे नहीं आते। तो इसमें तो मैं डिजायर्ड कैरेक्टर मान लेता हूं मेरा हाइट। और ऑर्गेनिज्म बी जो है, इसमें जो कैरेक्टर है बच्चे मेरा डिजायर, वो है फ्लावर, कि इसके फूल बहुत अच्छे आते हैं। अब मैं चाहता हूं कि भाई दोनों ही कैरेक्टर एक ही प्लांट में आ जाएं या एक ही ऑर्गेनिज्म में आ जाएं। तो आप बताइए, इनका आप हाइब्रिडाइजेशन करवा देते हैं, क्रॉस करवा देते हैं, तो दोनों कैरेक्टर आपके अब ये जो आपके पास ऑर्गेनिज्म सी डेवलप होगा इसमें आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे। अब आप बताइए, इसमें हाइट भी अच्छी हो गई, ठीक है, फ्लावर भी अच्छा आ गया, ठीक है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं हो पाता, ऐसा हमेशा नहीं हो पाता। ये भी आपको समझनी होगी। दूसरी बात, डोमिनेंट रिसेसिव वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है। एक चीज आपको समझनी है कि भाई यहां अगर हम ध्यान दें, इस ऑर्गेनिज्म में हमने दोनों कैरेक्टर्स को हाइब्रिडाइजेशन तो करवा लिया, लेकिन इस मेथड में अगर आप ध्यान देंगे तो बोलो डिजायर जीन एंड नॉन डिजायर जीन ग्रो साइमल्टेनियसली। मतलब जो आपको जीन चाहिए वो भी ग्रोथ कर रहे हैं और जो नहीं चाहिए वो भी ग्रोथ कर रहे हैं। मतलब यहां एक प्रॉब्लम ये थी कि डिजायरेबल के साथ साथ, हाँ, अनडिजायरेबल जीन जो थे बच्चे वो भी ग्रोथ करते थे। जब आप एनसीईआरटी शुरू करेंगे आगे तो एनसीईआरटी आपको इसी के बारे में बताएगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताएगी, ट्रेडिशनल मेथड के बारे में बताएगी। और जब आपको ये ट्रेडिशनल मेथड एनसीईआरटी यहां से समझाए तो आप समझना कि भाई हमें ट्रेडिशनल मेथड में वो किसको बेस बनाकर बताएगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। फिर उन्होंने कहा कि इसीलिए अब हमें जरूरत पड़ी है रिकॉम्बिनेंट डीएनए की। क्यों? नाउ वी रिक्वायर्ड growth only desire gene, so
डेवलपमेंट हुआ किसका? बोलो आरडीएनए टेक्निक का, आरडीएनए टेक्निक का। और उसके बाद फिर आप बताओ आरडीएनए टेक्निक, जीन क्लोनिंग एंड जीन ट्रांसफर, ये अलग अलग मेथड हैं आपके पास। आरडीएनए टेक्निक सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, हम जब शुरुआत करेंगे तो आप बताएंगे कि भाई पहले आपके पास क्या था कि ट्रेडिशनल मेथड था, लेकिन बाद में पता चला कि भाई इसमें तो डिजायर के साथ साथ अनडिजायर जीन भी ग्रोथ करते हैं, लेकिन हमें अगर केवल डिजायर की ही जरूरत हो तो उस केवल डिजायर जीन को हम ग्रो कैसे करवा सकते हैं, तो उसका हमने तरीका निकाला है। बोलो आरडीएनए टेक्निक, आरडीएनए टेक्निक। देखो कैसे। अब इस आरडीएनए टेक्निक पे थोड़ी सी बात करते हैं। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही चल रहा हूं सीक्वेंस में मैं, ताकि आपको एनसीईआरटी पढ़ने में दिक्कत आए ही ना, लाइन टू लाइन आपकी एनसीईआरटी कवर हो जाएगी। अब आप बताइए कि भाई आपको करना क्या है। करना ये है, मान लीजिए आपके पास कोई एक ऑर्गेनिज्म है, एक्स नाम का, और इसमें प्रेजेंट है डिजायर जीन। अब आप बताइए कि ये जो डिजायर जीन है, इस डिजायर जीन को आपको यहां से क्या करना होगा? कट करना होगा। आप बताएं कि भाई इस डिजायर जीन को आप यहां से क्या करेंगे? कट करेंगे। और कट करने के बाद आप इसे ट्रांसफर करेंगे इनटू ए वेक्टर डीएनए। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि वेक्टर डीएनए में ये जीन आपका जाना चाहिए। अब आप बताओ कि भाई अगर मेरा डिजायरेबल जीन ऑर्गेनिज्म एक्स में ये था और मैंने इसे वेक्टर डीएनए में भेजा, तो वेक्टर डीएनए के अंदर जब ये जीन मेरा डीएनए ये जुड़ जाएगा डिजायरेबल वाला, तो बताइए कि ये डीएनए अब कहलाएगा, बोलो रिकॉम्बिनेंट डीएनए। सही बात है। नए कॉम्बिनेशन वाले डीएनए का नाम क्या हो जाएगा? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब आप बताइए कि इस डीएनए की हमें क्लोनिंग की जरूरत है। आप सोच के देखिए, अगर आपको प्रोडक्ट चाहिए लार्ज स्केल पर, है ना, लार्ज स्केल पर, तो आपको ये समझना होगा कि ये जो आपका डिजायर जीन इसमें आपने वेक्टर में डाला है रिकॉम्बिनेंट डीएनए में, उसे क्लोनिंग भी तो करनी पड़ेगी, उसे अपने नंबर भी तो इंक्रीज करने पड़ेंगे। एक जीन से तो इतना सारा प्रोडक्ट बनेगा नहीं, तो हमें मल्टीपल जीन से ये प्रोडक्ट बनवाने होंगे। तो उसके लिए आप बताएंगे कि क्या होगा कि हमें इसकी क्लोनिंग करनी पड़ेगी। किसकी क्लोनिंग करनी पड़ेगी? डिजायर जीन की। अब बताइए डिजायर जीन क्लोनिंग कैसे करेगा? अब आप बताओ कि अगर आप डिजायर जीन में क्लोनिंग करवाना चाहते हो तो जो आरडीएनए में आप वेक्टर डीएनए यूज करते हो, इसके अंदर आपके पास होनी चाहिए ओराई साइट। ये ध्यान रखना। आप मैं बताऊं, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में जब हम रेप्लिकेशन प्रोसेस पढ़ रहे थे, रेप्लिकेशन फॉर्क वाला, तो एनसीईआरटी में रेप्लिकेशन फॉर्क के ऊपर ठीक एक लाइन लिख के दी थी साइड में उन्होंने कि भाई जो वेक्टर डीएनए होता है उसमें भी ओराई साइट होना बहुत जरूरी है, जो कि टेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी के बिहाफ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए हो जाता है। आप सोच के देखिए कि भाई ये जो पीस ऑफ डीएनए है इसमें ओराई साइट हो ना हो। आप सोचो अगर इस डीएनए को सीधा ही मैं किसी होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस करवा देता, डायरेक्ट ही मैं किसी इसे, हाँ, होस्ट सेल में क्या करवा देता? इंट्रोड्यूस करवा देता, तो बताइए कि ये फंक्शनिंग कर नहीं पाता, नॉन फंक्शनल रहता। क्यों? क्योंकि ओराई साइट नहीं है, अपने नंबर डबल नहीं कर पाता, वो सारी बातें। और दूसरी बात, वेक्टर डीएनए के थ्रू भेजोगे तो वेक्टर डीएनए में क्या था? ओराई साइट थी। ओराई साइट थी तो जैसे ही आप इसे कहां पर भेजेंगे? होस्ट सेल में, होस्ट सेल में। तो बोलो ये काम करेगा? क्यों करेगा? क्योंकि होस्ट सेल में जाने के बाद ये जो होस्ट सेल है वो लगातार अपने नंबर इंक्रीज करेगी, एक सेल से अनेक सेल बनेगी, और इन अनेक सेल्स के अंदर आप बताइए आपका जो डीएनए है, आपका जो डीएनए है वो भी कॉपी करेगा।
तो आप बताइए कि जब आपका ये वेक्टर डीएनए कॉपी करेगा तो जो डिजायर जीन है उसकी भी कॉपीज बन जाएंगी। तो ये थोड़ा सा बेसिक चीजें आप ध्यान रखिए कि किसी ऑर्गेनिज्म से हमने डिजायर जीन को कट किया है, कट करने के बाद उसको हमने क्लोनिंग के लिए किसी होस्ट सेल में डालना है। डायरेक्ट नहीं डाल सकते, अगर आपको क्लोनिंग करवानी है तो आपको ओराई साइट की जरूरत है। ओराई साइट आपको किसमें मिलेगा? वेक्टर डीएनए के अंदर। ये वेक्टर डीएनए क्या होता है, कैसे इसमें काम करेगा, ये सारी बातें मैं आपको आगे समझाने वाला हूं, ठीक है। अब दूसरी बात समझना कि डिजायर जीन को हमने जब इसमें डाला है बच्चे रिकॉम्बिनेंट डीएनए में, तो आप बताइए इसे एनसीईआरटी ने एलियन डीएनए भी कहा है, ठीक है, ये ध्यान रखना। मतलब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए में बाहर का कोई डीएनए आकर हमने ऐड करवा दिया है, लैब के अंदर हमने करवा दिया है, वो अपने आप नहीं हो रहा है, तो इसे एनसीईआरटी ने एलियन डीएनए कहा है। एक तो ये बात ध्यान रखिएगा। आप आगे की बात करें तो बताइए कि अभी जो हमने ये टेक्निक पढ़ी है, ये सेम टू सेम, इसे 1972 में दो साइंटिस्ट ने करवाया था। नाम था बच्चे स्टेनले कोहेन और हर्बर्ट बोयर। उन्होंने ये काम करवाया। एनसीईआरटी का अगला पैराग्राफ हमें यही कहेगा। एनसीईआरटी बताती है कि भाई फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए मेड बाय स्टेनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर इन 1972। 1972 में उन्होंने ये काम किया, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया बोलो? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन कट किया। कट द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन फ्रॉम साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम नाम का बैक्टीरिया था। इस बैक्टीरिया के डीएनए से उन्होंने एंटीबायोटिक, हाँ, रेजिस्टेंट जीन को निकाला, पीस ऑफ डीएनए को निकाला। सही है। अब आपको बताना है कि भाई कट द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन फ्रॉम द साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। ये जो डीएनए का पीस जो जीन कट किया था, जीन या डीएनए पीस कट फ्रॉम प्लाज्मिड डीएनए। प्लाज्मिड डीएनए जो होता है बच्चे, इसे हम एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल या एक्स्ट्रा जीनोमिक डीएनए कहते हैं। ये ध्यान रखना आप, है ना। एक्स्ट्रा जीनोमिक डीएनए, इन दोनों में से कोई भी शब्द यूज कर सकते हो। कैसे? आप बताओ, कोई बैक्टीरियल सेल है, बैक्टीरियल सेल का ये मेन डीएनए है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। मेन डीएनए जो होता है बच्चे, उसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं या जीनोफोर कहते हैं, ठीक है। ये इसका आप बताएंगे मेन डीएनए होगा, क्रोमोसोमल डीएनए होगा बैक्टीरिया का। ये बैक्टीरियल सेल है। अब आप बताइए, इसमें एक एक्स्ट्रा छोटा डीएनए और आपको मिल जाता है जिसे कि हम प्लाज्मिड डीएनए कहते हैं। अब आप बताइए कि प्लाज्मिड डीएनए जो होता है वो होता है एक्स्ट्रा डीएनए। अब ये प्लाज्मिड डीएनए क्या करता है बच्चों? बोलो, हैविंग जीन्स फॉर सम कैरेक्टर्स रेगुलेशन। कि बैक्टीरिया के अंदर, जैसे मान लेता हूं मैं, न्यूक्लियोइड या जीनोफोर जो है उसमें मान लो 100 कैरेक्टर्स को रेगुलेट करने के जीन हैं। मान लेते हैं कि भाई बैक्टीरिया के 100 कैरेक्टर है, जो 100 के 100 कैरेक्टर ये रेगुलेट कर रहा है। तो प्लाज्मिड डीएनए एक्स्ट्रा है, तो एक्स्ट्रा जो यहां पर प्लाज्मिड डीएनए है, ये मान लो यहां पर 10 कैरेक्टर्स को रेगुलेट कर रहा है। तो बताओ उसमें टोटल कैरेक्टर कितने हो गए? तो बच्चा कहता है 110। इसका मतलब इसमें प्लाज्मिड डीएनए होता है, उसमें कैरेक्टर थोड़े एक्स्ट्रा होते हैं। बच्चा कहता है ठीक, ठीक है, समझ आ गई बात। अब प्लाज्मिड के भी दो टाइप होते हैं। एक को नाम देते हैं एफ प्लाज्मिड,
इसका काम होता है ओनली रेगुलेशन ऑफ कैरेक्टर्स, मतलब ये केवल और केवल कैरेक्टर्स को रेगुलेट करता है। और एक होता है बोलो आर प्लाज्मिड, बोलो ये क्या करता है, कैरेक्टर्स का रेगुलेशन तो करेगा ही करेगा, एंड मेक द बैक्टीरियल सेल रेजिस्टेंट फॉर एंटीबायोटिक्स। मतलब ये रेजिस्टेंट भी बना देता है एंटीबायोटिक्स के लिए बैक्टीरिया को, इसलिए आर मतलब रेजिस्टेंट हो गया। और आप सोच के देखिए, यहां हमने कहा कि इन्होंने कट किया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन फ्रॉम द साल्मोनेला टाइफोम्यूरियम, और ये जीन का पीस मतलब डीएनए का पीस कट किया था प्लाज्मिड डीएनए से। अब ये प्लाज्मिड डीएनए यहां पर कैसा होगा, तो बोलो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन निकाला है आपने, इसका मतलब आपने आर प्लाज्मिड में से ये काम किया होगा, आर प्लाज्मिड में से ये काम किया होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है बात। अब दूसरी बात आपको समझनी है यहां पर, ये बात तो हो ही गया, अब आपको इसमें से डीएनए कट करने के लिए रिक्वायरमेंट किसकी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां तक उम्मीद करूंगा कि आपको समझ आया होगा। अब आप बताएंगे कि जब हम डीएनए को कट करने की बात कर रहे हैं कि भाई हमने साल्मोनेला टाइफोम्यूरियम से डीएनए को कट किया है, तो बोलो उसमें कट करने में हेल्प लगी होगी एक एंजाइम की, कट करने में हेल्प लगी होगी एंजाइम की, तो बोलो डीएनए कट बाय न्यूक्लियस, जिसको कि हम नाम देते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, ठीक है। इन्हें हम मॉलिक्यूलर सीजर का नाम भी देते हैं बच्चे, कैंची हो गई है, और इन शॉर्ट इसे आरई का नाम दिया जाता है। तो डीएनए को कट किया जाता है एक एंजाइम से जिसका नाम है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। एक सिंपल सी बात, अभी केवल इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन चल रहा है, टूल्स वाला पोर्शन अभी शुरू नहीं हुआ, टूल्स वाला अभी शुरू नहीं हुआ। अब क्या होगा कि भाई जो डीएनए आपने कट किया है, जो डीएनए आपने यहां से कट किया है साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम से, इस साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम का डीएनए आपने जो कट किया उसे आपने एक दूसरे डीएनए में ऐड भी करवाया। क्यों? क्योंकि इस अकेले डीएनए के पास अपने आप को क्लोन करने की एबिलिटी नहीं है, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन नहीं है। तो वो ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन नहीं है, उस वजह से क्या करना पड़ा एग्जैक्टली तो बताइए कि डीएनए पीस लिंक्ड टू ए प्लाज्मिड डीएनए। अब इस प्लाज्मिड डीएनए में जब आपने इस जीन को डाला है, तो बताइए कि ये प्लाज्मिड डीएनए एक वेक्टर डीएनए हो गया। अब समझना मेरी बात, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम के जिस प्लाज्मिड से आपने डीएनए निकाला, आपने उस प्लाज्मिड को यूज नहीं किया क्योंकि उसमें तो पहले से था ही। आप इसे जिस ऑर्गेनिज्म में ग्रो करवाएंगे, जैसे मैं बताऊं, डीएनए हमने निकाला है साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम से, हमने मतलब मैं हर्बर्ट बोयर और स्टेनली कोहेन की बात कर रहा हूं, इन्होंने डीएनए निकाला है साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम से, लेकिन इस डीएनए को आगे ग्रो करवाया जाएगा ई कोलाई में। तो मैं एग्जांपल के तौर पर मान लेता हूं कि ये प्लाज्मिड डीएनए है किसका, मैं मान लेता हूं कि ये प्लाज्मिड डीएनए है बोलो फ्रॉम ई कोलाई बैक्टीरिया, सही है। अगर ई कोलाई बैक्टीरिया का ये प्लाज्मिड डीएनए है, तो इसमें अगर आपको इस डीएनए को डालना है तो बोलो इसे भी हल्का सा कट करना पड़ेगा, बिल्कुल। तो आप एक तो बोलो डिजायरेबल जीन अपना लेकर आए हो, सुनना मेरी बात ध्यान से, एक तो आप डिजायर जीन लाए हो, इसे कैसे लाए हो, आर ई से कटिंग करके, और दूसरा आपके पास है प्लाज्मिड डीएनए, इसको भी आपने आर ई से किया है कट। तो ये जो आपने कट किया है प्लाज्मिड डीएनए, जो कि पहले गोल्ड डीएनए था, इसको आपने कट किया,
तो कट करने के बाद इसमें आप बताओ, हमने हमारा डिजायरेबल जीन ऐड भी तो किया ना, इसी को बोल रहा हूं मैं लिंक्ड करना। और ये लिंक्ड यहां पर जो किया होगा बच्चे, वो बताओ कि डीएनए लाइगेज नाम के एंजाइम ने किया होगा। अब आप बताओ कि भाई ये हमने ई कोलाई के अंदर, प्लाज्मिड के अंदर इसको ऐड तो करवा दिया, ई कोलाई के प्लाज्मिड में इसको ऐड तो करवा दिया, और ये जो डीएनए बन गया, ये आर डीएनए बन गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। ये बात भी क्लियर है, ये बात भी क्लियर है। लेकिन अब हमें इसकी क्लोनिंग भी तो करवानी है, इसकी कॉपी भी तो बनवानी है। सही है बात या नहीं? तो आप बताएंगे कि जो ये प्लाज्मिड डीएनए है बच्चे, यहां पर ये प्लाज्मिड एक वेक्टर का काम करेगा। वेक्टर का मतलब होता है बच्चे, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर करने में हेल्प करने वाला, ले जाने वाला। जैसे एनसीईआरटी से जब आप पढ़ोगे तो एनसीईआरटी आपको एग्जांपल देगी प्लाज्मोडियम का। मच्छर होता है ना, मच्छर, फीमेल एनाफ्लीज अगर ह्यूमन को कट करती है बच्चे, बाइट करती है, तो हम कहते हैं कि उसमें क्या चला जाता है? हाँ, प्लाज्मोडियम, तो मलेरिया हो जाता है। तो आप बताएंगे कि जो मच्छर यहाँ है, मॉस्किटो जो है, वो प्लाज्मोडियम के लिए वेक्टर हो गया ना एक तरीके से, कि भाई लेकर आ रहा है और हमें काट रहा है और हमारे अंदर जा रहा है। मच्छर को मलेरिया नहीं हो रहा, मलेरिया हमें हो रहा है। तो मच्छर जो है, मस्क्यूटो जो है, वो उस प्लाज्मोडियम के लिए एक तरीके से क्या हो गया है? वेक्टर। ऐसे ही बताइए, ये जो प्लाज्मिड डीएनए है, ये इस डिजायर जीन को किसी ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर करने के लिए क्या हो गया है? तो बोलो वेक्टर हो गया है, वेक्टर हो गया है। और आपको यह समझना होगा कि जैसे आपने प्लाज्मिड डीएनए को भी कट किया है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से, और डिजायर जीन को भी कट किया है। अभी मैं डिटेल नहीं कर रहा हूं, केवल बेसिक बातें बता रहा हूं। टूल्स में डिटेल करेंगे हम इसकी, कि कैसे कट करते हैं, क्या करते हैं, सारी बातें टूल्स में। अभी तो एनसीईआरटी की लाइनें समझा रहा हूं, इंट्रोडक्शन वाली। अब आप बताइए कि अब इसे हम डालेंगे ट्रांसफर टू होस्ट सेल। अब आप बताओ, ये प्लाज्मिड किसका था? बच्चा कहता है ई कोलाई का। तो हमने ई कोलाई सेल को ही यहां पर बोलो क्या मान लिया है? बोलो होस्ट सेल मान लिया है। ई कोलाई का ये तो हो गया बोलो न्यूक्लियोइड या जीनोफोर, मींस मेन डीएनए। और ये उसमें हमने डाल दिया है बच्चे प्लाज्मिड। क्या डाल दिया है? हाँ, प्लाज्मिड। और ये जो प्लाज्मिड डीएनए हमने इस ई कोलाई में डाला है, इस प्लाज्मिड में बोलो हमारा डिजायरेबल जीन भी प्रेजेंट है, हमारा डिजायरेबल जीन भी प्रेजेंट है, जो कि हम कट करके लाए हैं साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम से। अब आपको समझना होगा कि भाई ये जो ई कोलाई है, इसे अब हम ग्रो करवाएंगे कल्चर मीडियम में। तो बताएंगे कि यहां पर एक से ज्यादा बहुत सारे बोलो ई कोलाई बैक्टीरिया बन जाएंगे, जिनमें अपना न्यूक्लियोइड डीएनए होगा। और उस न्यूक्लियोइड डीएनए के साथ आप बताइए हमारा प्लाज्मिड डीएनए भी ग्रो करेगा। अब आप एक बात समझना मेरी अच्छे से, मैं आपको अच्छे से एक बात समझाता हूं। ये जो अब ई कोलाई बैक्टीरिया आपके पास आए हैं, आप चाहे इसकी बात कर लो, चाहे आप इसकी बात कर लो, आप इन्हें बोलोगे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। इन शॉर्ट आप इसे जीएमओ कह सकते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। सही है बात या नहीं? तो आपको ये समझना है कि बच्चे बायोटेक्नोलॉजी में बेसिकली ये पूरा का पूरा प्रोसीजर हमें इंट्रोडक्शन में टूल्स ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी से पहले पहले एनसीईआरटी ने समझाया है। लाइन टू लाइन मैंने आपको एनसीईआरटी समझाई है, इवन मिस्क्यूटो वाला जो एग्जांपल दिया वो भी। यहां एनसीईआरटी कह रही है कि आपको 3 मेन फंक्शन करने हैं। पहला काम यह है कि सबसे पहले तो आप अपने डिजायर पीस को पहचान लीजिए, डीएनए को, कि भाई आपको कौन सा डीएनए, डिजायरेबल डीएनए या जीन जो है जिसको ट्रांसफर करवाना है, उसकी कटिंग करनी है। तो सबसे पहला काम तो ये है। दूसरा है कि भाई वेक्टर डीएनए में उसको इंटीग्रेट करवाना है, लिंक करवाना है। और तीसरा है कि उसे होस्ट में भेजकर आप उसकी क्लोनिंग करवा पाए, ताकि फ्यूचर में आप उससे ज्यादा से ज्यादा उसका प्रोडक्ट ले पाए, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो। तो आप बताइए, ये जो तरीका है, ये एनसीईआरटी ने हमें एक एग्जाम्पल लेकर बताया है, किसका? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन ऑफ साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम। नेक्स्ट टॉपिक एनसीईआरटी का जो है बच्चे, वो है टूल्स ऑफ द, हाँ, आरडीएनए टेक्निक।
कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए में टूल्स क्या क्या चाहिए। बोलो हमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम चाहिए डीएनए कट करने के लिए, लाइगेज चाहिए हमें, तो एनसीईआरटी ने ऐसे अलग अलग चीजें हमें बताई है, होस्ट सेल चाहिए, वेक्टर चाहिए, तो उन टूल्स की हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आधे टूल पढ़ देंगे, उससे अगले लेक्चर में आधे टूल कर देंगे, तो ऐसे करके मैं जल्दी से आपको बायोटेक्नोलॉजी भी करवा दूंगा। इस चैप्टर में ऑन एवरेज 1.5 घंटे के 4 लेक्चर लगते हैं बच्चे। कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं कम टाइम में खत्म करूं। ऑनलाइन में क्लासेस में ज्यादा लंबी नहीं खींचता हूं रिकॉर्डिंग के अंदर, ताकि बच्चा थोड़ा सा आराम से कर ले, क्योंकि फ्यूचर में जब आप करने भी जाएंगे ना टॉपिक, नीट के आसपास कोई मान लीजिए कोई टॉपिक आपको केवल एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ना है, तो और आपको पर्टिकुलर सेगमेंट पढ़ना है, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी ढूंढने में। बच्चों को लगता है कि सर 1.5 घंटे क्लास नहीं देते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, लेकिन आप सोच के देखो कि अगर मैं 40 मिनट 50 मिनट की क्लास ले रहा हूं, एक या 1 घंटे की क्लास भी आपकी बन रही है, तो जब आप सभी क्लासेस को कंपाइल करके देखोगे ना, तो आपकी जो मेन क्लासेस का टाइम है उससे ये 70% में कवर हो जाएगा आपका, और सारी बातें डिटेल में एनसीईआरटी बेस्ड। तो पढ़ते रहिए। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, टूल्स ऑफ द आरडीएनए टेक्निक शुरू करेंगे हम। अब क्लासेस रोज आएंगी कंटिन्यूस, थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही थी इसलिए बीच में कभी कभी ब्रेक्स लग जाते हैं। ठीक है, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में।